रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। इससे पहले हम तीनों कॉन्फ़िगरेशन यानी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं और उनके बाइसिंग का मेथड भी पढ़ चुके हैं कि जब भी आपने ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करना है तो उसकी तरतीब ये होगी कि आप इनपुट वाली साइड को फॉरवर्ड बाइस करेंगे, यानी जो इनपुट जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे और जो आउटपुट जंक्शन है उसको क्या करेंगे, रिवर्स बाइस करेंगे। और इस तरतीब से ट्रांजिस्टर जो है वो एक एक्टिव रीजन में आ जाएगा। और एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल्स कांस्टेंट रहता है, करंट अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल्स कांस्टेंट रहता है और आप उसके इस फीचर को इस्तेमाल करके ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर की शक्ल दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज़ एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। इस तरह के एम्पलीफायर को वोल्टेज एम्पलीफायर कहा जाता है। या इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा सर्किट है जो लो एसी को यानी लो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को हाई एसी में उसकी वैल्यू को बढ़ा देना, यानी लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट करता है। या यूं कह लें कि लो एसी पावर सिग्नल को हाई एसी पावर सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इट मीन्स एम्पलीफायर जनरल एक वर्ड है, ये वोल्टेज को भी एम्पलीफाई कर सकता है, करंट को भी एम्पलीफाई कर सकता है और पावर को भी एम्पलीफाई कर सकता है। हमने उन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में से सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करनी है, वो है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल होने वाली जो ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन वाइडली यूज़ इसलिए होती है कि ये वोल्टेज को भी काफ़ी हद तक एम्पलीफाई करता है, करंट को भी काफ़ी हद तक एम्पलीफाई करता है। तो इट मीन्स ये पावर को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। तो उसके इस फीचर को यूटिलाइज़ करने के लिए हम इसको एम्पलीफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे और उस सर्किट के बाद उस सर्किट की वर्किंग जो है उसको हम तसल्ली से देखेंगे। और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप सबसे पहले देखें कि ये एक NPN ट्रांजिस्टर जो है वो हमने ले लिया। डिसीजन ये हुआ कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर बनाएंगे, तो एमीटर को आपने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, तो ये एमीटर हो गया ग्राउंड। अब दूसरे नंबर पे बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है, क्योंकि इनपुट तो बेस पे देनी थी कॉमन एमीटर में, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइस करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपने पी रीजन को पॉजिटिव से जोड़ना है और एन रीजन को नेगेटिव से जोड़ना है। तो ये देखें, ये एन रीजन को नेगेटिव से जोड़ दिया, पी रीजन को पॉजिटिव से जोड़ दिया और इस पावर सप्लाई का नाम रख दिया VBB और साथ इस रजिस्टर को आपने नाम दे दिया RB बेस। तो बेस एमीटर जंक्शन का मसला हल हो गया कि ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अगर बैटरी जो है वो 0.7 वोल्ट से बड़ी होगी तो ऑब्वियसली 0.7 वोल्ट से तो बड़ी हम लगाएंगे। अगर हम एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो इतनी जो सेंस है वो हम लाजमी इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे कलेक्टर बेस जंक्शन, ये कलेक्टर ये बेस जंक्शन, इसको रिवर्स बाइस होना चाहिए। इट मीन्स कलेक्टर मस्ट बी एट हायर वोल्टेज, क्योंकि कलेक्टर N टाइप है। तो आप जानते हैं कि N को आपने क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है और P को आपने नेगेटिव करना होता है। तो P को आप नेगेटिव तो नहीं कर सकते क्योंकि P तो बेसिकली जुड़ गया किसके साथ, पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, लेकिन ये एक छोटी बैटरी के साथ जुड़ा है। इट मीन्स कि यहाँ पर P के ऊपर वोल्टेज तो पॉजिटिव है लेकिन लेस पॉजिटिव है। N के ऊपर जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है लेकिन मोर पॉजिटिव है। तो इट मीन्स के N इज़ एट हायर पोटेंशियल देन P। इट मीन्स ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है ये रिवर्स बाइस्ड है। ये इस चीज़ को इंश्योर करती है, बड़ी बैटरी जो कलेक्टर पे लगी हुई है वो इंश्योर करेगी कि कलेक्टर इज़ एट हायर पोटेंशियल देन बेस। इट मीन्स कलेक्टर बेस जंक्शन इज़ रिवर्स बाइस्ड। तो हम यहाँ पर इस बैटरी को लेबल कर लेते हैं VCC और इस रजिस्टर को नाम दे देते हैं RC का।
ये जो आपने काम किया है, ये काम सिर्फ आपने वही वाला किया है जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आप कर चुके हैं। ये काम करने के नतीजे में अब होगा क्या? होगा ये कि इसकी बेस में एक करंट पास कर रहा है, ठीक है। ये बेस में कितना करंट पास कर रहा है? इस बैटरी से करंट निकला, आर बी में से गुज़रता हुआ बेस एमीटर जंक्शन से होता हुआ ग्राउंड और वापस बैटरी में, यानी ये एक इनपुट लूप जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो रही है। इस करंट को मैंने नाम दे दिया आई बी। इट मीन्स आई बी वो करंट है जो आर बी में पास कर रहा है। आर बी की लेफ़्ट साइड पे जो वोल्टेज है वो है वी बी बी। आर बी की राइट साइड पे बेस एमीटर जंक्शन लगा हुआ है और बेस एमीटर जंक्शन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी बी ई। तो पोटेंशियल डिफरेंस लेने के बाद आपने रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, ओम्स लॉ अप्लाई किया, तो इसका मतलब है ये बेस करंट है जो इसकी बेस में दाखिल हो रहा है। अब एक्टिव रीजन में हमने कहा था कलेक्टर करंट और बेस करंट के दरमियान जो रिलेशन है वो ये है, आई सी इज़ इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी। तो ये आपके पास आ गया आई सी। और फिर जो आउटपुट वोल्टेज है, यानी जो आपको ये कलेक्टर और एमीटर के दरमियान मिल रहा है, उसका नाम है वी सी ई। तो वो किसके बराबर है? वो बराबर है वी सी सी, यानी टोटल वोल्टेज जो आपने दिया उसमें से इस रजिस्टर ने जो वोल्टेज इस्तेमाल किया वो आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बाकी आपके पास वो वोल्टेज है जो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान अपीयर होगा। तो आई सी वो करंट है जो इस आर सी में से गुज़र रहा है। तो ये आपके पास तरतीब बन गई कि आपने जब डीसी वोल्टेज, यानी जिसको बाइसिंग वोल्टेज कहा जाता है, वो अप्लाई किया, तो उस वक़्त वी बी ई बेस और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.7 वोल्ट के ऊपर आके एडजस्ट हो गया। अगर आप सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिलिकॉन ही को इन प्रैक्टिस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आई बी की वैल्यू आप इस फार्मूला से निकाल लेंगे, आई सी की वैल्यू इस फार्मूला से निकाल लेंगे, वी सी ई की वैल्यू इस फार्मूला से निकाल लेंगे। इट मीन्स आपको इनपुट डीसी वोल्टेज, इनपुट डीसी करंट, आउटपुट डीसी वोल्टेज, आउटपुट डीसी करंट, सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई। अब हमारा काम है कि हम एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं। एम्पलीफायर का काम होता है एक लो एसी सिग्नल को हाई एसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप एक एसी सोर्स जो लो एसी वोल्टेज प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखता है, आप उससे वोल्टेज लेंगे। ये एसी सोर्स का सिंबल है, ठीक है, इसको मैंने वी इन कह दिया। इसके आगे एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। इस कैपेसिटर को मैं C1 का नाम जो है वो दे देता हूँ। कैपेसिटर जो है उसका सिंबल ऐसा होता है कि उसके अंदर जो है वो दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, तो ये उसका सिंबल है, ठीक है। लेकिन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर बनाने के लिए बड़ा कैपेसिटर इस्तेमाल करना होता है। बड़ा कैपेसिटर को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, यानी ये कैपेसिटर की एक ख़ास टाइप है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में पोलैरिटीज़ मेंशन होती हैं कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट को आपने पॉजिटिव साइड से जोड़ना है और कौन से को नेगेटिव से जोड़ना है। तो आप ये पॉजिटिव प्लेट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ की जाती है, नेगेटिव प्लेट एक कर्व से ज़ाहिर की जाती है। तो ये आपके पास जो है वो क्या बन जाएगी C1, इसलिए ये इस तरह का सिंबल यूज़ किया है हमने इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के लिए। सबसे पहली बात कि ये C1 हमने इस्तेमाल क्यों किया है। C1 हमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि अगर किसी भी वजह से इस AC सोर्स के अंदर कोई डीसी वोल्टेज मौजूद है, कोई भी डीसी वोल्टेज मौजूद है, तो वो उस डीसी वोल्टेज को C1 क्या करे, ब्लॉक कर ले। क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को गुजार देता है, आगे पास कर देता है। तो खुदा न खास्ता इसके अंदर कोई डीसी वोल्टेज की मिलावट अगर है, तो उस मिलावट को ये C1 कैपेसिटर क्या कर लेगा, रोक लेगा। और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ कौन सा सिग्नल भेजेगा, इस पॉइंट के ऊपर वो सिर्फ एसी सिग्नल क्या करेगा, भेजेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास वी इन वोल्टेज का ग्राफ बनाया जाए तो वो वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ये टाइम है, ये वोल्टेज एक्सिस है, तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, ठीक है। ऐसा यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो सिचुएशन है वो किस तरह की बनेगी, अब इस पॉइंट की हम जो है वो बात कर लेते हैं। इस पॉइंट पे सिचुएशन ऐसी है कि इस पॉइंट के ऊपर ना, इस पॉइंट और ज़रा ग्राउंड वाले पॉइंट के दरम्यान देखें,
एक तो बैटरी मौजूद है, डीसी बैटरी, और डीसी बैटरी जो होती है उसका ग्राफ होता है बिल्कुल यूँ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये तो डीसी बैटरी लगी हुई है, इसका वोल्टेज तो आपको मिलेगा फिक्स VBB। कैपेसिटर भी लेफ़्ट साइड से एक वोल्टेज लेके इधर पहुंचा और वो वोल्टेज है इस शक्ल में। अब ये दोनों वोल्टेजेस यानी एक डीसी वोल्टेज और एक एसी वोल्टेज इस पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो गए, तो इट मीन ये दोनों आपस में ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो एसी जो है वो वोल्टेज डीसी वोल्टेज के ऊपर सवार हो जाएगा, ठीक है। पहले देखें ये एसी वोल्टेज जो था वो मौजूद था, लेकिन ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, जितना ऊपर उतना ही एक्स एक्सिस से नीचे। लेकिन अब ये देखें आप ज़ीरो से ऊपर की तरफ आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डीसी वोल्टेज है वो एसी को क्या करेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, उसमें क्या करेगा, ऑफसेट पैदा करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस डीसी बैटरी ने एसी को अपने कंधों पे क्या कर लिया है, सवार कर लिया, ठीक है। अब कंधों पे सवार करने का फ़ायदा क्या हुआ, पहले तो बेस वोल्टेज बिल्कुल फिक्स था। अगर बेस पे वोल्टेज फिक्स था तो बेस एमीटर वोल्टेज भी फिक्स था, 0.7 वोल्ट के बराबर था, और बेस करंट भी क्या था, फिक्स था। लेकिन अब हुआ क्या कि ये जो पॉजिटिव साइकिल है ये बेस वोल्टेज को बढ़ा रहा है, नेगेटिव साइकिल बेस वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। बेस के वोल्टेज में जब इजाफा होगा तो बेस ज़्यादा फॉरवर्ड बाइस होगा, और अगर ज़्यादा फॉरवर्ड बाइस होगा तो इसमें से ज़्यादा करंट पास करेगा। और बेस के वोल्टेज में जब कमी होगी ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल तो बेस लेस फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, IB की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इट मीन्स अब हम तरतीब देखते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहला काम ये हुआ कि जब आपने बैटरीज अप्लाई की उस वक़्त बेस वोल्टेज फ़िक्स हो गया, बेस करंट फ़िक्स हो गया, कलेक्टर करंट फ़िक्स हो गया, और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज फ़िक्स हो गया। अब आपने क्या काम किया, अब आपने सबसे पहले क्या किया, इनपुट पे एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया और उसको आपने लेबल कर दिया कि ये क्या है, Vin। और ये जो इनपुट वोल्टेज आपने अप्लाई किया है ये AC की शक्ल में है, ठीक है। अब ये जो AC वोल्टेज है इसमें एक पॉजिटिव साइकिल भी है और इसके अंदर एक नेगेटिव साइकिल भी है। तो पहला स्टेप ये कि इस इनपुट वोल्टेज की वजह से बेस वोल्टेज के अंदर क्या पैदा होना शुरू हुई, वेरिएशन पैदा हुई। यानी बेस और एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज पहले VBE 0.7 वोल्ट पे फिक्स था, अब वो VBE फिक्स नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर क्या चीज़ पैदा होना शुरू हुई, उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली आना शुरू हुई। और वो जो तब्दीली है उसको मैं जैसे लिख रहा हूँ डेल्टा VBE। अगर इनपुट पे पॉजिटिव साइकिल आएगा तो तब्दीली पॉजिटिव होगी, अगर इनपुट पे नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये तब्दीली क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इट मीन्स कि ये इस तरह की जो है वो वेरिएशन आएगी। जब बेस एमीटर वोल्टेज में वेरिएशन आना शुरू हुई तो अब किस चीज़ में वेरिएशन आएगी, अब वेरिएशन आएगी IB में। जब बेस एमीटर वोल्टेज बढ़ेगा IB बढ़ेगा, जब बेस एमीटर वोल्टेज कम होगा तो IB क्या होगा, कम होगा। इसको मैं डेल्टा IB जो है वो कह देता हूँ। उसके बाद जब IB बढ़ा तो IC बढ़ेगा, क्योंकि IC जो है वो IB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर IB बढ़ा तो IC बढ़ा, IB कम हुआ तो IC क्या हुआ, कम हुआ। तो IC में भी प्लस माइनस डेल्टा IC जो है वो आ गया। तो यानी जब IB बढ़ा तो IC बढ़ा, IB कम हुआ तो IC कम हुआ। अब यहाँ पर बिल्कुल लास्ट पे आ जाएं, जब IC बढ़ेगा तो ये वाली टर्म बढ़ेगी, और जब माइनस होने वाली टर्म बढ़ जाए तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट मीन्स कि जब IC बढ़ा, जब IC बढ़ा VCE क्या होगा, कम होगा, क्योंकि VCE आप कैसे हासिल कर रहे हैं, फिक्स्ड वोल्टेज VCC में से कुछ माइनस करने के बाद आपको VCE मिल रहा है। अगर माइनस होने वाली टर्म बढ़ रही है तो ओवरऑल जो आंसर है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी फ़र्ज़ करें मैं 10 में से 1 माइनस करता हूँ आंसर 9 आएगा, अगर मैं 10 में से 2 माइनस करूँ तो आंसर 8 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि जब IC बढ़ेगा तो VCE कम होगा। यहाँ पर आप देखें, जब यहाँ पर पॉजिटिव का सिंबल है तो यहाँ पर कौन सा सिंबल है, नेगेटिव का। और जब IC कम होगा, जब IC कम हो जाएगा
तो ये माइनस होने वाली टर्म कम हो जाएगी, उसके बाद VCE की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं जो है वो डेल्टा VCE कह देता हूँ। अब ये जो डेल्टा VBE है, यानी इनपुट वोल्टेज में जो वेरिएशन है, एक्चुअली में ये वेरिएशन किसके बराबर है, ये वेरिएशन बराबर है Vin, इनपुट AC वोल्टेज। क्योंकि जो AC वोल्टेज है वही तो वेरिएशन पैदा कर रहा है। अगर AC वोल्टेज 1 मिली वोल्ट सिग्नल है तो ये 1 मिली वोल्ट का पॉजिटिव और 1 मिली वोल्ट का ही नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, वेरिएशन पैदा करेगा। डेल्टा IB, इस डेल्टा IB को कहा जाएगा I और यहाँ पर स्मॉल b, यानी ये जो वेरिएशन है ये है AC की शक्ल में, क्योंकि AC क्या करता है, वेरी करता है। तो I और साथ क्या आ जाएगा, स्मॉल b AC वाले सिग्नल को ज़ाहिर कर रहा होता है, और जो कैपिटल्स होते हैं ये एक्चुअली में किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, DC वोल्टेज को शो कर रहा है, ठीक है। डेल्टा IC ये है AC कलेक्टर करंट, और डेल्टा VCE ये है AC वोल्टेज, जिसको VCE कहेंगे, और इसी को आप क्या नाम देंगे, V आउट का नाम देंगे। तो अब आपने ये देखा कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांजिस्टर व्हेन इट वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। आप कहेंगे अप्लाइड AC वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ प्रोपोर्शनल चेंज इन अप्लाइड DC वोल्टेज। ये जो DC वोल्टेज पहले से यहाँ पर आपने अप्लाई किया है इन DC बैटरीज की मदद से, इनपुट वोल्टेज इसको वेरी करेगा। दिस वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ वेरिएशन इन इनपुट करंट विच प्रोड्यूसेस अ लार्जर वेरिएशन इन कलेक्टर करंट। आप देखें जो कलेक्टर करंट है वो बेस करंट के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा, बीटा की वैल्यू 100 से भी अबव है। तो इट मीन्स कि अगर IB में 1 माइक्रो अम्पेयर की वेरिएशन आएगी तो IC में 100 माइक्रो अम्पेयर की वेरिएशन आएगी, अगर बीटा की वैल्यू 100 आप अज्यूम कर लें। तो इट मीन्स अ वेरी स्मॉल वेरिएशन इन बेस करंट produces a very large variation in collector current, and this variation in collector current produces a variation in collector emitter voltage or output voltage, but of opposite polarity। इनपुट पे अगर पॉजिटिव साइकिल आ रहा होगा तो आउटपुट पे हमेशा नेगेटिव साइकिल आएगा, क्योंकि अभी आप देख चुके हैं कि IC के बढ़ने से VCE कम हो रहा है, IC के कम होने से VCE बढ़ रहा है। तो इट मीन्स कि इनपुट पे जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो आउटपुट पे क्या आएगा, एक नेगेटिव साइकिल आएगा। यहाँ पर अब आपको जो वोल्टेज मिलेगा इस पॉइंट के ऊपर, वो वोल्टेज कुछ इस शक्ल में होगा, इस। अब देखें ये टाइम एक्सिस है, ये वोल्टेज एक्सिस है जिसको मैं V आउट कह रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट क्योंकि कलेक्टर से लेने तो कलेक्टर टर्मिनल तो यही है आपके पास, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि कलेक्टर और ग्राउंड के दरमियान इस वक्त बैटरी भी मौजूद है और ये RC रजिस्टर भी मौजूद है। तो इट मीन्स DC वोल्टेज भी अवेलेबल होगा और AC वोल्टेज भी होगा। लेकिन हमें तो आउटपुट पे प्योरली AC चाहिए होता है, DC तो हमने अपनी मदद के लिए ट्रांजिस्टर को सिर्फ एक्टिव रीजन में लाने के लिए यूज़ किया है। तो फिर दोबारा से वही काम करना पड़ेगा जो आपने इनपुट पे किया। आपने इनपुट पे एक कैपेसिटर लगाया था, ये कैपेसिटर इसलिए लगाया था कि अगर इनपुट में कोई DC वोल्टेज है तो ये इसको ब्लॉक कर ले और सिर्फ AC वाला वोल्टेज आगे पहुंचाए। अब आउटपुट में भी DC की मिलावट है, तो आप फिर क्या करें, एक कैपेसिटर यहाँ पर लगाएं और कैपेसिटर की यहाँ से दूसरे टर्मिनल से आप क्या करें, आउटपुट वोल्टेज हासिल कर लें। इस कैपेसिटर को आप C2 कह दें। ये कैपेसिटर क्या काम करेगा, इस पॉइंट पे आने वाले वोल्टेज में DC और AC दोनों मौजूद हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ AC आपको चाहिए, तो ये DC पोर्शन को ब्लॉक कर लेगा कैपेसिटर, और यहाँ पर आउटपुट वाले टर्मिनल के ऊपर आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। इसमें आप देखें इनपुट पे आपने पॉजिटिव साइकिल पहले दिया, आउटपुट पे आपको नेगेटिव साइकिल पहले मिल रहा है। इसी तरह से नेगेटिव साइकिल बाद में, पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर बाद में आपको मिलेगा। तो ये आपके पास V आउट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी कैपेसिटर से गुजरने के बाद। ये जो कैपेसिटर होता है C1 या C2, इनको कपलिंग कैपेसिटर कहा जाता है। कपल मीन्स कि ये एक साइड से वोल्टेज लेता है और दूसरी साइड पे पहुंचाता है। यानी जैसे ये C1 है, ये क्या काम कर रहा है, इनपुट सोर्स से वोल्टेज ले रहा है और इस ट्रांजिस्टर की बेस तक पहुंचा रहा है।
ये कैपेसिटर क्या काम कर रहा है, कलेक्टर से आउटपुट ले रहा है और फिर किसी सर्किट को, क्योंकि आउटपुट आपने सीधी देखनी तो नहीं है ना, आउटपुट तो आपने इस्तेमाल करनी है, किसी और सर्किट को देनी है, तो उस सर्किट की इनपुट तक पहुंचा रहा है ये कैपेसिटर इस आउटपुट को। तो इसलिए इनको कपलिंग कैपेसिटर कहा जाता है, जो एक की इनपुट को दूसरे की आउटपुट के साथ जो है जोड़ते हैं, या एक के आउटपुट को दूसरे की इनपुट के साथ जो है वो जोड़ते हैं, ये है कपलिंग कैपेसिटर। अब हमारा काम ये है कि हम देखें ये जो ट्रांजिस्टर है ये कितने गुना वोल्टेज को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, यानी कितने टाइम्स वोल्टेज को बढ़ा देता है। यानी आपको फाइंड करना है वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन को डिफ़ाइन करें, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। फिर आपने मालूम करना है करंट गेन, इस इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने फाइंड करनी है पावर गेन, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। तो ये आपके पास जो है वो 3 चीज़ें आपने मालूम करनी है, ठीक है। अब आप सिंपल बहुत ही सादा अल्फाज में हम क्या करते हैं, इसका जो है वो सॉल्यूशन करते हैं। सादा अल्फाज में सॉल्यूशन ये है कि आपने इनपुट वोल्टेज बेस और ग्राउंड के दरमियान, ये है इनपुट वोल्टेज वी इन, बेस और ग्राउंड के दरमियान। अब देखें आपके पास 2 रीजन है, एक है बेस रीजन, वो तो नहायत ही थिन है, और बेस रीजन अगर नहायत थिन है तो इट मीन्स कि बेस रीजन की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो बहुत ही कम होगी। मैं उसको आर बी प्राइम कह देता हूँ, ठीक है। तो बेस रीजन के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको कहा जाएगा आई बी इंटू आर बी प्राइम। अब आई बी है स्मॉल बेस करंट, आर बी प्राइम है बेस की इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस बेस के बाद कौन सा रीजन है, वो है एमीटर रीजन। तो मैं यहाँ पर उसकी अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो होगा आई ई आर ई प्राइम। आर ई प्राइम क्या चीज़ है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है एमीटर रीजन की, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि आई बी की वैल्यू आई ई के मुकाबले में क्या होती है, बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। और दूसरी बात है कि आपने कहा बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो फॉरवर्ड बाइस की डायनामिक रेजिस्टेंस तो बहुत ही कम होती है, अ फ्यू ओम, तो आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके बराबर होगा, आई ई इंटू आर ई प्राइम। ये आपके पास वी इन की वैल्यू आ गई। उसके बाद आप निकालें वी आउट। वी आउट जो है वो है आउटपुट वोल्टेज। ये आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के दरम्यान देखें 2 चीज़ें लगी हुई हैं। एक चीज़ है रजिस्टर, रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा आई सी आर सी। दूसरी चीज़ है बैटरी, लेकिन बैटरी तो डीसी वोल्टेज दे रहा है, हम तो बात कर रहे हैं एसी की। तो मीन्स कि हम बैटरी के सिग्नल को यहाँ पर आउटपुट में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो बैटरी के सिग्नल वाला जो आउटपुट वोल्टेज है उसको तो कैपेसिटर की मदद से आप वैसे ही क्या कर चुके हैं, ब्लॉक कर चुके हैं। तो इट मीन्स आउटपुट पे आपको सिर्फ एसी वोल्टेज जो है वो देखना है, वो है आई सी आर सी के बराबर। लेकिन मैं इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ। वो क्यों लगा रहा हूँ, तो भाई यहाँ पर तो ये सिग्नल करंट अंदर की जानिब जा रहा था, तो इसलिए पॉजिटिव वोल्टेज हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर तो ये जो करंट है ये इस रजिस्टर में से बाहर निकल रहा है, और आउटगोइंग करंट हमेशा नेगेटिव ट्रीट किया जाता है, तो इट मीन ये माइनस साइन लगा दिया जाए। और ये माइनस साइन बिल्कुल वही चीज़ है कि आपने इनपुट पे पॉजिटिव साइकिल दिया था, आउटपुट पे कौन सा साइकिल मिला, नेगेटिव साइकिल मिला। तो इट मीन्स ये जो माइनस साइन है ये 180 डिग्री के फेज़ शिफ्ट को शो कर रहा है कि आउटपुट इज़ आउट ऑफ फेज़ विद द इनपुट, कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज के मुकाबले में क्या है, आउट ऑफ फेज़ है, ठीक है। अब आप वोल्टेज गेन निकालें तो वो हमने कहा था वो है आउटपुट और इनपुट की रेशो। आउटपुट वोल्टेज की जगह आ जाएगा माइनस आई सी आर सी, इनपुट वोल्टेज की जगह आ जाएगा आई ई आर ई प्राइम। और आई सी और आई ई ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में कैंसिल किया जा सकता है। तो ये आपके पास वोल्टेज गेन आ जाएगा आर सी ओवर आर ई प्राइम। अब आर सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आर ई की वैल्यू जो है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ये जो आर ई प्राइम है ना, इसकी जब आप वैल्यू निकालेंगे ना मैथमेटिकली, वो ये आएगी 25 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय आई ई। तो अब आप देखें एमीटर करंट बहुत लार्ज होता है, 25 मिली वोल्ट जो है वो बहुत ही कम वैल्यू है, तो आर ई की वैल्यू क्या होगी, वेरी स्मॉल, बहुत ही कम होगी। तो अब आप देखें जो न्यूमिनेटर है ये लार्ज है,
जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, स्मॉल है। तो जब आप इन दोनों की रेशियो निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, काफ़ी लार्ज। तो इसका मतलब है इसका वोल्टेज गेन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। और अब आप, जब हमने ट्रांजिस्टर का सर्किट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफ़र द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। देखें, आउटपुट रेजिस्टेंस लार्ज है, इनपुट रेजिस्टेंस स्मॉल है, तो इट मीन्स कि ट्रांजिस्टर का काम है सिग्नल को ट्रांसफ़र करना लो रेजिस्टेंस वाली जगह से हाई रेजिस्टेंस वाली जगह पे, यानी लो रेजिस्टेंस इनपुट से सिग्नल को उठाना और हाई रेजिस्टेंस आउटपुट वाली साइड पे सिग्नल को क्या करना, ट्रांसफ़र कर देना। और इसी यानी दौरानिए में ये वोल्टेज को या सिग्नल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि लो से हाई वाली साइड पे जाने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को इंक्रीज़ कर देना। तो ये आपके पास वोल्टेज गेन आ गया। तो वोल्टेज गेन काफ़ी लार्ज है और किसके बराबर है, RC ओवर RE प्राइम। दूसरे नंबर पे है करंट गेन। करंट गेन है आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। आउटपुट करंट है IC, क्योंकि कलेक्टर से आउटपुट ले रहे हैं, और इनपुट करंट है IB, तो आप इनपुट से जो है वो करंट ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा IC ओवर IB। अब IC ओवर IB किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बीटा के, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था IC इज़ इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, तो IB से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बीटा। अब बीटा की वैल्यू भी हमने कहा था काफ़ी ज़्यादा है, हंड्रेड्स में होती है, तो इट मीन्स करंट गेन भी काफ़ी ज़्यादा है। और लास्ट चीज़ है पावर गेन। अब ये है आउटपुट पावर और इनपुट पावर। आउटपुट पावर को यूँ लिखा जा सकता है V आउट ओवर I आउट। इनपुट पावर को लिखा जा सकता है V इन ओवर I इन। V आउट ओवर V इन, V आउट ओवर V इन बराबर होता है वोल्टेज गेन के। I आउट ओवर I इन ये किसके बराबर होता है, करंट गेन के, तो इसकी जगह लिख दिया जाएगा II। तो इसका मतलब अगर पावर गेन मालूम करनी है तो वोल्टेज गेन को करंट गेन से मल्टीप्लाई करें। करंट गेन है बीटा, ये आप बीटा लिख लें, और वोल्टेज गेन है RC ओवर RE प्राइम, तो ये आ जाएगा RC ओवर RE प्राइम। नेगेटिव साइन जो है वो तो आएगा, नेगेटिव साइन जो है वो जस्ट फेज इन्वर्जन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो अब आप देखें कि ये मैंने सिर्फ आउटपुट पावर जो है या पावर गेन की सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाली है। फ़र्ज़ करें ये आती है 100, ये भी है 100, तो जब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 10,000। तो इट मीन्स कि कॉमन एमीटर को प्रेफर इसलिए किया गया कि इट्स वोल्टेज गेन इज़ वेरी लार्ज, इट्स करंट गेन इज़ वेरी लार्ज, और पावर गेन इज़ वेरी वेरी लार्ज। कि पावर गेन तो जो है वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, लार्ज होती है। तो ये है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, नहायत जो है यूज़फुल सर्किट है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो बेसिक जो हिस्सा है वो क्या होता है, एम्पलीफायर होता है, जहाँ पर आपने एक बहुत ही वीक सिग्नल को क्या करना होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। वहाँ पर आप ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो ज़रूर पूछें। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीट कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।